वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सभी कॉम्पिटिशन्स में इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम बेसिक लेवल से समझाने वाला हूँ। क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपको समझ में आ गया तो आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस को आसानी से कर पाओगे। ओके, तो कई स्टूडेंट्स का बेसिक कमज़ोर होता है, तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स एडवांस लेवल पर सीख चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, और अगर वो दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी टॉपिक यूज़फुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा, और फिर हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी सीरीज़ चलेगी, तो इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले रेशो क्या होता है उसको समझते हैं। रेशो हम किसे कहते हैं, वॉट इज़ रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेशो का मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 1 मिनट। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है 4/5। ठीक है, तो 4/5 में जो 4 है इसको मैं क्या कहता हूँ, न्यूमरेटर कहता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, हिंदी में इसे कहते हैं अंश। ठीक है, हिंदी में भी मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, हिंदी में इसे अंश कहते हैं। और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं हर, हर राशि, अंश और राशि और हर राशि। ठीक है, अब देखो, जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 4/5 जो फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशो कहेंगे। ठीक है, तो यही फ्रैक्शन कहलाता है, रेशो कहलाता है। ठीक है, तो ये 4/5 या 4/5 इसे हम लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 4/5। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यही होता है रेशो। रेशो कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म को हम ए कहते हैं, एक टर्म को बी कहते हैं। तो ए रेशो बी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो ही क्या कहलाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, अंश और हर होते हैं, वही हमारा रेशो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का रेशो लेंगे, किसी भी क्वांटिटी का रेशो लेंगे, तो उस रेशो को हम ये देखेंगे कि उनकी जो भी मेज़रमेंट है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम रेशो को में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उनका हम देखते हैं कि मेज़रमेंट जो है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इनका रेशो लीजिए। तो अगर कोई स्टूडेंट जिसको बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो क्या करेगा, 20/10 कर देगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट कर देगा, तो सिंपल रेशो बन जाएगा 2/1, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटीज़ का रेशो लेना है, तो उन क्वांटिटी का मेज़रमेंट सबसे पहले एक ही यूनिट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या था कि 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर को रेशो में कन्वर्ट करो, तो 20 मीटर, ठीक है, मीटर को तो मैं मीटर में रहने दूंगा। अब जो 10 सेंटीमीटर है, अब मैं चाहूं तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं, या 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। दोनों ही यूनिट, यहां पर 10 सेंटीमीटर भी तो है, 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इनका रेशियो लेने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, तो या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं या सेंटीमीटर को मीटर में, तो कौन सा ज़्यादा इजी है। ओके, तो मैं मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, तो 20 मीटर में कितने हो गए, 2000। 20 मीटर इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर। अब मैं रेशियो ले सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर हो गया और 10 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर पे ही है, तो इनके बीच में अब रेशियो लगा सकता हूँ। तो 2000/10, तो ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, एंड रेशियो बनेगा 200/10।
1। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर हम रेशो लेते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उनके मेजरमेंट सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इनका रेशो लीजिए। अब देखिए रुपीज़ और पैसे ये यूनिट तो सेम नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। कोशिश ये करिएगा कि बड़ी क्वांटिटी को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, रुपीज़ को पैसे में कर लो, किलोमीटर को मीटर में कर लो, ठीक है। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 100 रुपये, 10 रुपये हैं, 10 रुपये में कितने पैसे हो सकते हैं, तो 1 रुपये जो होता है आप सभी को पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स आप अगर आपने पढ़ी है, छठी सातवीं की भी पढ़ी है आराम से, तो आप आराम से जानते होंगे कि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है। छठी सातवीं तो ज़्यादा ही हो गया, थर्ड फोर्थ में बच्चे को पता चल जाता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अब देखिए 10 रुपये में कितने हो गए, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपये में हो गए 1000 पैसे, 1000 हो गए ना, 1000 पैसे। और ये 50 पैसे तो पड़े हैं। अब इनका मैं रेशो ले लेता हूँ, तो 1000/50, 0 से 0 कट होगा एंड 100/5 बना। एक बार मैं लिख देता हूँ 100/5। अब 5 से 100 को भी काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो इसका जो सिंपल आंसर आएगा 20/1 आएगा, ठीक है। तो 10 रुपीज़ और 50 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, उसका रेशो लिया था 10 रुपीज़ इक्वल टू 1000 पैसे। देन 1000/50 हमारे पास आ जाएगा 20/1, ठीक है। तो रेशो लेना सभी को आता होगा, अच्छी तरह से आपने सीख भी लिया होगा। अब देखिए रेशो के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेशो के बारे में, ओके। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, फॉर एग्जांपल 4/5, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2। अगर मैं ये कहता हूँ 4/5 इक्वल्स टू 3/2, देन 5/4 is also equals to 2/3। 5/4 is also equals to 2/3। ये ध्यान रखना। तो इन्वर्ट करने पर, ठीक है, इन्वर्स करने पर, इन्वर्स रेशियोज ऑफ टू इक्वल रेशियोज आर इक्वल। ये आपको चीज़ याद रखनी है कि इन्वर्स रेशियोज ऑफ टू इक्वल रेशियोज आर इक्वल। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी आप सबसे पहले याद रखिएगा, इनवर्स की प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में कहें तो व्युत्क्रम की, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्युत्क्रम की प्रॉपर्टी है। व्युत्क्रम का गुणधर्म है कि किसी भी रेशो को, जैसे 4/5 है इक्वल्स टू 3/2 है, 4/5 किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अगर हम ये मान के चलें, ठीक है, वैसे होता नहीं है, पर 4/5 को अगर मैं मान लिया कि 3/2 के बराबर है, तो 5/4 इक्वल्स टू 2/3 कहेगा। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे मान लिया, तो चलो ठीक है, तो एकदम हम एक इसका फॉर्मूला बना देते हैं, एक बेसिक सा कुछ भी हम वेरिएबल्स ले लेते हैं कि a/b इक्वल्स टू x/y है, देन b/a इज ऑल्सो इक्वल्स टू y/x, ठीक है। अब तो सही है ना, यहाँ a और b की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी हम दो रेशोज़ को कंपेयर करते हैं तो उनके इन्वर्स का भी सेम रेशो आता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि रेशो इक्वल होने चाहिए। रेशो इक्वल रेशोज़ होते हैं, कुछ रेशोज़ इक्वल रेशोज़ होते हैं, मैं आपको इनके बारे में आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल रेशोज़ का। जैसे मैं कहता हूँ 16/4, या चलो 4/16 ले लेता हूँ, 4/16 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, अब तो सही है ना, ये इक्वल रेशो हो गया। 4/16 और 1/4 क्या है, इक्वल रेशो हैं। क्यों, क्योंकि 4 को अगर मैं 1 टाइम कट करूं तो ये 16 से 4 टाइम कट होगा, तो 4/16 किसके इक्वल रहेगा, 1/4 के। तो 16/4 किसके इक्वल होगा, 4/1
1 के, ठीक है। तो रेशियोज जो होते हैं, इक्वल रेशियोज जो होते हैं, वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उनका इन्वर्स कर देते हैं, तो भी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उनका इन्वर्स भी इक्वल होता है। आप देखिए इन्वर्स इक्वल है ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो नीचे 1 है, ऊपर 4 है, तो इक्वल्स टू क्या आया, 4/1 आया। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दें कि x रेशो 5 इज़ इक्वल्स टू 5 रेशो 4, यानी कि हम अब इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो x/5, x रेशो 5 को हम x/5 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 5/4। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 5 से 25, 25 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू आ गई 25/5, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह से होता है कुछ, 2 रेशो x इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखता, 2 अपॉन में x इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका इन्वर्स कर दूंगा। तो x/2 इक्वल्स टू 2/3। अब मेरे लिए इजी है, मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 4 अपॉन में 3। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी रेशो में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेशो दे रखा है, कोई भी रेशो हो सकता है, वो a/b इक्वल्स टू c/d, ठीक है। ये इक्वल रेशोज़ की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, a/b इक्वल्स टू c/d। तो ध्यान रखना, a प्लस बी अपॉन में b इज ऑल्सो इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन में d, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये कैसे आती है, देखिए कोई भी रेशो आपको दे देते हैं, a अपॉन में b इक्वल्स टू क्या है, c अपॉन में d है, तो दोनों तरफ मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ये मेरे पास छूट होती है, और कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिक्स मुझे छूट देती है कि अगर इक्वल रेशोज़ हैं तो RHS और LHS दोनों में मैं कुछ भी ऐड करूं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं, और कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, या कुछ भी डिवाइड करूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि दोनों तरफ LHS और RHS में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 1 माइनस कर देता हूं दोनों तरफ, ठीक है। तो a अपॉन में b में से मैंने क्या माइनस कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, इक्वल्स टू में c/d था, इसमें से भी मैंने क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो अब देखिए b एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन में b इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन में d, ठीक है। तो माइनस करने वाली भी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो गई। और अगर यहाँ पर मैं प्लस लेता, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, तो a प्लस बी अपॉन में b इक्वल्स टू c प्लस बी डी अपॉन में d हो जाता, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, प्लस माइनस दोनों के लिए सेम है, a प्लस बी अपॉन में b इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन में d, देन a माइनस बी अपॉन में b इज ऑल्सो इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन में d, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास रेशो दे रखा है a/b इक्वल्स टू c/d, तो ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि a/b और c/d अगर इक्वल रेशो हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मतलब कि नीचे और ऊपर प्लस b किया और माइनस b किया, किस में से किया, न्यूमरेटर में से किया। अगर इफ़ a/b एंड c/d आर इक्वल रेशोज, देन
ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपको कुछ इक्वल रेशियो दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि कुछ इक्वल रेशियोज आपको यहाँ पर गिवन है। हम ले लेते हैं 5/25 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो ए कौन है यहाँ पर? 5, और बी कौन है यहाँ पर? 25। तो ए प्लस बी करो, सबसे पहले 5 + 25 करो, और अपॉन में ए माइनस बी कर दो, मतलब 5 - 25 कर दो, इक्वल्स टू ऊपर सी प्लस डी मतलब सी यहाँ पर 1 है, तो सी प्लस डी यहाँ पर 5 था, सी प्लस डी कर दिया 1 + 5, और सी माइनस डी यानी 1 - 5। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये चीज़ इक्वल आती है। तो 25 और 5 कितना हो गया? 30 हो गया। 5 - 25 कितना होगा? माइनस का 20 होगा। ओके, इक्वल्स टू में 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए, और 5 में से 1 - 5 करोगे तो -4 आएगा। अब देखो 0 से 0 कट हो गया, तो यहाँ पर तो आ गया माइनस का 3/2, और यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो इक्वल्स टू में क्या आया? माइनस का 3/2 आया। देखिए, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपको प्रूव करके बता दी कि अगर a प्लस बी एंड c प्लस डी इक्वल रेशो हैं, तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी होता है। अब इसका क्या यूज़ है, ये कहाँ यूज़ होती है प्रॉपर्टी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंपटीशन में कितनी आपकी हेल्प कर सकती है, कितनी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो ये सेशन में इतना ही रखता हूँ। थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा, इक्वल रेशियोज़ क्या होते हैं ये आपको पता चला होगा, इक्वल रेशियोज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इक्वल रेशियो को मैं एक बार फिर से अच्छी तरह और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए जाते जाते। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो भी नंबर दे रखे होंगे, जैसे 5/4 दे दिया आपको फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए दोनों ही नंबर जो होने चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब इससे मुझे कुछ इक्वल रेशोज़ बनाने हैं, इक्वल फ्रैक्शंस बनाने हैं। अब मैं इक्वल फ्रैक्शन कहूँ या इक्वल रेशो कहूँ, बात बराबर ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैं जो इसके कुछ इक्वल रेशोज़ बनाने, इक्वल फ्रैक्शंस बनाने, तो मैं क्या करूँगा, इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, रेशोज़ जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5/4 है, इसके ऊपर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यही रूल होता है मैथमेटिक्स का कि अगर आप न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका जो इक्वल रेशो बनेगा वो बनेगा 10/8। ठीक है, तो 5/4 का एक इक्वल रेशो बन गया 10/8। अब 5/4 और 10/8 इक्वल है। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर की मल्टीप्लाई करने पर आए हैं। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, और देखो 5/4 और 5/4 इक्वल हो गए ना, तो इक्वल रेशो ऐसे होते हैं। अगर और मुझे इक्वल रेशो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 5/4 है उसको मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसका इक्वल रेशो क्या बनेगा, 50/40। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5/4 जो है वो इक्वल है 50/40 के। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इक्वल रेशोज या इक्वलेंट फ्रैक्शन में हम इनको क्या कहते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी बहुत, और बाकी का हम सेशन आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको कुछ इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, और कुछ मैं आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससीज में, रेलवेज़ में, और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।